हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैयद वंश और लोधी वंश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सैयद वंश में तुगलक, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, मैं आप सभी को बता दूं कि हमने तुगलक वंश, गुलाम वंश, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो देखिए इसके बाद आता है सैयद वंश। तो देखिए यही कह रहा है कि तुगलकों के शासकों के पतन के बाद दिल्ली पर सैयदों का अधिकार हो गया। मतलब प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब तुगलक वंश का पतन हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आया, तो उसके बाद जो वंश आया वो आया सैयद वंश। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली पर सैयद वंश ने अधिकार कर लिया। और जिसमें सैयद वंश की स्थापना किसने की है, तो खिरिज खां ने की है। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की है, तो वो खिरिज खां ने की है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए खिरिज खां ने की थी तो कब की थी ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो उसने 1414 ईस्वी में किया था, और जो उसने शासन किया वो 1421 ईस्वी तक शासन किया था। क्लियर हो गया? तो इसमें 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए अगला जो पॉइंट हो रहा है, कह रहा है कि 1421 से 1434 तक मुबारक शाह उत्तराधिकारी बना। जैसे कि पहले खिरिज खां सैयद वंश की स्थापना की तो 1414 से 1421 तक तो उसने शासन किया, लेकिन उसके बाद 1421 से 1434 तक मुबारक शाह ने शासन किया था। ठीक है, अब जब ये दोनों शासन कर लिए तो उसके बाद कौन आया, तो इसने शाह की उपाधि धारण की और वो अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। जो मुबारक शाह था तो ये शाह की उपाधि धारण की थी और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इसके बाद 2 शासक आए जिसका नाम मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1444, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो 1444 से 1451 हुए, जो अयोग्य थे। तो देखिए इसमें मेन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सैयद वंश। पहला पॉइंट यही कि तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो खिरिज खां ने की। कब की थी, 1414 में। खिरिज खां की जो मतलब शासनकाल और अंत कब हुआ, तो 1414 से 1421। उसके बाद मुबारक शाह आया। मुबारक शाह जो था वो 1421 से 1434 तक शासन किया। ठीक है, वो शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम से सिक्के भी चलवाए थे। उसके बाद जो आए वो 2 शासक आए थे, मोहम्मद शाह जो 1434 से 1444 तक शासन किए। फिर अलाउद्दीन आलम शाह आए जो 1444 से 1451 तक आए थे, जो अयोग्य थे। तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से लोधी वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिएगा। सैयद वंश वाला है, सैयद वंश आया। फिर खिरिज खां, जैसे कि सैयद वंश जो स्थापना की है वो खिरिज खां की है। खिरिज खां के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन। क्लियर? अब देखिए लोधी वंश की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए अलाउद्दीन आलम शाह जो लास्ट में था ना, अलाउद्दीन आलम शाह, ये अयोग्य था। तो देखिए इसने जो था अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि वो अयोग्य था, और जो राजा बनता है वो तो योग्य होना चाहिए। इसकी वजह से जो अपना गद्दी त्याग दिया। उसके बाद जो आया वो बहलोल लोधी 1451 सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से लोधी वंश की स्थापना हो गई। तो सबसे पहले तो इसमें बहलोल लोधी आया जो 1451 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फिर बहलोल खां जो था वो अफगानों की लोधी जाति था। ठीक है, उसने प्रथम अफगान साम्राज्य का नींव डाली थी। तो प्रश्न यहाँ से यह आ सकता है कि प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव किसने डाली है, तो बहलोल खां ने डाली है। ठीक है, उसके बाद 1489 ईस्वी में बहलोल, ठीक है, तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र जो था उसका नाम निजाम शाह था। ठीक है, बहलोल लोधी के पुत्र का नाम जो था वो निजाम शाह था, जो 17 जुलाई से 1489 ईस्वी तक सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। और सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा नगर का निर्माण कराया। और सिकंदर लोधी ने गुलरुखी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि
गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, वह आयुर्वेद पर फरंग ए सिकंदरी की रचना की है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम, ठीक है, और आयुर्वेद पर फरहंग ए सिकंदर की रचना की थी। अब देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, ठीक है। सिकंदर लोदी के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा और 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा संगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। और अप्रैल 1526, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और हर एग्जाम में क्या हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। जो बाबर था, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। क्लियर। अब देखिए, सल्तनत कालीन शासन की उपलब्धियाँ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत कालीन की उपलब्धियाँ क्या थी। तो प्रशासन, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रशासन राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी यानी धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान था। सल्तनतकालीन प्रशासन 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, यही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और न्याय प्रशासन, ये 3 भागों में बटा था, ठीक है। अब देखिए, सुल्तान को शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रांतों में विभक्त साम्राज्य में एक सूबेदार होता था। सल्तनतकालीन शासकों का सबसे दुर्बल एवं अव्यवस्थित विभाग न्याय विभाग था। सुल्तान का राज्य सर्वोच्च पद अधिकारी होता था। वह पूर्णतः निरंकुश होता था, ठीक है, निरंकुश, और स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। ये क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए, आपको पॉइंट्स क्या क्लियर करना है। तो क्लियर यही करना है कि जो आपका मुस्लिम यानी उन लोगों का जो प्रशासन था उस टाइम, वो धर्म प्रधान राज्य था, ठीक है। राज्य को ज़्यादा वो प्रधान मानते थे और प्लस खलीफा ही पूरे मुस्लिम का जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। और जो उनका प्रशासन था, सल्तनतकालीन प्रशासन था, वो 3 भागों में विभक्त था। प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और न्याय प्रशासन। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, उनकी जो सामाजिक दशा कैसी थी। सो सल्तनतकालीन समाज अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध था। इस काल में हिंदू मुसलमान दोनों का सामाजिक परिदृश्य अलग अलग था। इस काल में मुस्लिम समाज का रहन सहन अच्छा था। जिसे आरंभिक काल में मुसलमान कठोर परिश्रमी उत्साह संपन्न थे। तुर्क शासकों के शासनकाल में हिंदू समाज की स्थिति पर्याप्त असंतोषजनक थी और संतलत काल में पितृसत्तात्मक परिवार होता था और स्त्रियों का स्थान पुरुष की अपेक्षा गिरावटपूर्ण थी, ठीक है। उसमें स्त्रियों का स्थान थोड़ा कम दिया जाता था। इस समय सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन था। आप देख सकते हो सल्तनत कालीन में ये सभी अभी प्रचलन था, जौहर, बाल विवाह। समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। सल्तनत काल में हिंदू व मुसलमान दोनों अलग अलग पोशाक धारण करते थे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, उन लोगों की सल्तनत काल इनकी आर्थिक दशा कैसी थी। तो तुर्क आक्रमण के पहले भारत धन संपन्न व समृद्धशाली देश था। जब मतलब पहले तुर्क आक्रमण के पहले जो भारत था वो धन संपन्न और समृद्धशाली देश था, किंतु विदेशी आक्रामकताओं की लूटपाट एवं आक्रमण ने उसे उस संपन्नता को तहस नहस कर दिया और सल्तनतकालीन शासकों ने अर्थव्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व तुगलक शासक, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, हमने डिस्कस भी किया था। तुगलक शासकों ने योगदान स्मरणीय है। सल्तनत काल में कृषि में प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था। कृषि पर कुछ कर भी लगाए गए। विदेशी व्यापार भी प्रचलित था। लाहौर, भड़ोच, कोशीन इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। अब देखिए, सल्तनत कालीन की सांस्कृतिक व कलात्मक साहित्य क्या था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारतीय इस्लामी संस्कृति का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ, जो कि एक शमोनित संस्कृति का सूचक भी थी। मध्यकाल के दौरान हिंदू और मुस्लिम संतों ने 2 संप्रदाय बनाया था। आप देख सकते हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जो मध्यकाल के दौरान हिंदू और मुस्लिम संतों ने 2 संप्रदाय बनाए थे। इसके बीच में भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों द्वारा सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया गया। अब देखिए,
कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से सल्तनत काल उतना संपन्न नहीं कहा जा सकता है, तथापि ऐबक के काल में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके काल में कुतुब मीनार आधारशिला रखी गई। वह कई मस्जिदों का निर्माण भी कराया, अरबी फारसी के मदरसे भी खुले। फिर साहित्य व कला उपेक्षित रही। तो इस काल को साहित्यिक दृष्टिकोण से भी मध्यम माना जाता है। इसी समय फारसी संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, अन्य प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। इस काल के प्रमुख ग्रंथ जैसे कि मिनहाज, उस-खिराज की तबागत के नासरी, बरनी की तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की नूहे शिपहर, तुगलक नाम, जयदेव की गीत गोविंद, कलहर की राजन, पृथ्वीराजों की रचयिता, चंद्रबरदाई उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये पूरा आज ख़त्म होता है सल्तनत कालीन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, लोधी वंश डिस्कस किया, सैयद वंश डिस्कस किया, तुगलक वंश डिस्कस किया, उसके बाद खिलजी वंश डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने गुलाम वंश डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 5 बजे, मतलब शाम के 5 बजे होती है। मिलते हैं हिंदी वाली क्लास में 7 बजे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।